हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप ऑल ऑफ यू फीलिंग गुड। सो स्टे होम, स्टे सेफ, राइट। तो चलिए जी, आज हम भी ऑनलाइन आ गए। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट था कि सर कुछ वीडियो बनाइए, हमको थोड़ा मोटिवेट करिए, थोड़ा हमारी एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करिए। तो आज का लेक्चर जैसे आप लोगों ने देखा कि वीडियो का टाइटल जो है, तो उसमें हमने बात की है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट 2020। तो वीडियो का लेक्चर जैसे थंबनेल जो है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यही क्वेश्चंस आएंगे, राइट। तो मैं पहले ये बातें क्लियर कर दूं आप सभी लोगों को। तो जो भी बातें हम आज करेंगे ये जस्ट एक प्रिडिक्शन होगा, और मेरा प्रिडिक्शन 10 साल से मोस्ट ऑफ द केसेस में 70 to 80% करेक्ट ही होता है, राइट। तो आज के लिए आपका ये वीडियो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज अभी तक किसी ने भी ऐसी बातें यूट्यूब में की नहीं है, राइट। तो आज उन स्टूडेंट्स को मोस्टली फ़ायदा होगा जो क्लास 11th में हैं, 12th में जा रहे हैं, जो क्लास 12th से जिन्होंने ड्रॉप लिया, मींस रिपीटर हैं जो, या इवन जो 10th से 11th में मूव किए, उनके लिए भी ये होगा। लेकिन आज का जो मेन मोटिव है वीडियो बनाने का, वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स का है जिनका नीट का एग्जाम 26 जुलाई को होने वाला है, राइट। तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, हमारा तो रिदम ही पूरा ब्रेकआउट हो चुका है, तो हम कैसे एक बार पूरा केमिस्ट्री का पूरा पार्ट हम कैसे रिवाइज करें। तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि क्लास 11th के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। साथ में क्लास 12th के भी हम बात करेंगे, ठीक है। साथ साथ में मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर में और लास्ट 5 ईयर्स तक में किस टाइप के क्वेश्चंस नीट में पूछे गए, और हमको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से टाइम मैनेज करना है, राइट। तो आप वीडियो देखें, सुने सबकी, लेकिन करें अपनी खुद के मन की, ठीक है। कैसी लगी ये बात जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। तो चलिए अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरा एक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जितना भी हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी में जो दिया गया है, तो चैप्टर वाइज मैंने 11th और 12th को पूरा यहाँ पे मेंशन कर दिया है, राइट। हाँ, मैंने यहाँ पे पी ब्लॉक को, क्लास 11th में भी पी ब्लॉक है, क्लास 12th में भी पी ब्लॉक है, तो मैंने इसको कंबाइन करके एक साथ रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैंने मार्किंग की हुई है, राइट, 1 गिवन है, यहाँ पे 3 गिवन है, ये क्या है, क्वेश्चंस है। तो मैंने 44 to 45 क्वेश्चंस का एक ऐसा क्राइटेरिया बनाया हुआ है जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। मतलब ये वेटेज रह सकता है। बट अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें, तो प्रीवियस ईयर में अगर कुछ चैप्टर्स की बात करें, तो डायरेक्टली अगर हम देखें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे चैप्टर थे जिनमें से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया था, जैसे डी एंड एफ ब्लॉक से लेकर कोई डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आया, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हेलो एल्केन, हेलो एरीन, इसमें से कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, राइट। बट जिन चैप्टर्स में हम फोकस नहीं करते, लाइक एमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इनमें से लगातार एक एक क्वेश्चन सब में से पूछा गया था, जिनमें से कई बार क्वेश्चन ही नहीं आते थे, राइट। तो इन मेन चैप्टर्स को छोड़कर ऐसे चैप्टर सेलेक्ट किए गए जिनमें से क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते, राइट। तो मैंने एक पूरा यहाँ पे एक ऐसा आउटलुक बनाया है कि हम कैसे अपने प्रिपरेशन करें, कैसे कंप्लीट करें 44 to 45 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को एक चीज अच्छे से मैं श्योरिटी दे दूं कि ऑलमोस्ट आपका इसमें अगर आप ये सारी बातें फोकस करते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपका 70 to 80% नीट में मार्क्स आ ही जाएगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले मैंने बात की मोल कंसेप्ट को लेकर, ठीक है। तो इसको लेकर मैंने बहुत सारी आपके लिए मेहनत की हुई है, और बहुत सारे मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, अपना पेन पेपर आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग ले लीजिए और उसमें सारे पॉइंट्स लिख लीजिए, क्योंकि अगर मैं सारे पॉइंट्स लिखूंगा तो ये वीडियो लेक्चर काफी ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सभी लोगों को सारे पॉइंट्स अच्छे से लिख लेने, साथ साथ में बताऊंगा भी कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, क्लियर। तो चलिए हम बात करें सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट को लेकर। अब देखिए मोल कॉन्सेप्ट में जनरली मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 1 क्वेश्चन। 1 क्वेश्चन का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट के बहुत सारे पार्ट जो हैं आपको सॉल्यूशन चैप्टर में भी मिलेंगे। आई मीन टू से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो जब हम पढ़ते हैं तो मोल कॉन्सेप्ट के कॉन्सेंट्रेशन टर्म और सॉल्यूशन चैप्टर का क्लास 12 का जो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म दोनों कवर हो जाते हैं। तो इन दोनों को लेकर यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, अब देखो मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो रहती है सॉल्ट वगैरह से, जो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं, नया कंपाउंड बनाते हैं। तो कई बार उसमें मास, मोल्स, ठीक है, वॉल्यूम वगैरह, मॉलिक्यूल्स दे देता है, नंबर ऑफ एटम दे देता है, और प्रोडक्ट का या हो सकता है किसी रिएक्टेंट का पूछा जाता है, ठीक है। अब उसी तरह के क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता है, ठीक है। तो उस तरह का 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में।
तो उसमें आप लोग मेथड्स पढ़ते हो, जैसे पीयूएसी मेथड हो गया, मोल मेथड हो गया, है ना, मास मेथड हो गया, इक्विवेलेंट मेथड हो गया, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को सिखा रखी है। क्लियर? तो उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है मोल कंसेप्ट पे, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी होगी वो ये रहेगी एसिड बेस की रिएक्शन वाले क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स मोल कंसेप्ट के, जिसमें हम मोलरिटी नॉर्मलिटी की इक्वेशन यूज करते हैं। ठीक है, याद रहे उसमें डिफरेंस निकालते, ऐड नहीं होता। क्लियर? तो वो वाला हमारे पास इंपॉर्टेंट एक टॉपिक रहेगा। इसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन टर्म, एज आई टोल्ड यू दैट कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आपको 2 कन्वर्जन पे क्वेश्चन अच्छे से न्यूमेरिकल कर लेने हैं। स्मॉल एम कैपिटल एम में कन्वर्ट करना, मतलब मोलैरिटी से कैपिटल एम मोलैरिटी में कन्वर्ट करना, या कैपिटल एम मोलैरिटी से स्मॉल एम में कन्वर्ट करना। इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूले भी होते हैं, ट्रिक भी होती है, डायरेक्ट बेसिक कंसेप्ट से भी किया जा सकता है। तो ये तो बात होगी चैप्टर नंबर 1 मोल कंसेप्ट की। तो ये आपको 3 टॉपिक पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब हम बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर, तो बोर मॉडल ऑफ एटम, बोर मॉडल ऑफ एटम, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक ही क्वेश्चन का वेटेज रखा गया है। बोर मॉडल ऑफ एन एटम में सबसे पहले आपको देख लेना है। अब उसमें देखो डायरेक्ट होता है, जिसमें एनर्जी कैलकुलेट करना, रेडियस कैलकुलेट करना, वेलोसिटी, वो सब तो सभी स्टूडेंट्स को आता ही होगा, बट उसमें भी इंपॉर्टेंट ये है कि डिफरेंस निकालना, डेल्टा ई, डेल्टा वी, डेल्टा आर, इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो राइडबर्ग फॉर्मूला भी उसके साथ देख लीजिएगा, जिसमें लाइमन बाल्मर ये सीरीजेस आती हैं। हालांकि वो किसके नाम पे रखी गई? स्टूडेंट्स के नाम पे रखी गई, राइडबर्ग के। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो यही नहीं मालूम लाइमन बाल्मर ये पार्टीशन होता क्या है। राइट, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का वेटेज एक ही रखा गया है, तो पहला आपको तो ये कवर कर लेना है, बोर मॉडल ऑफ एन एटम। इसके अलावा इसके न्यूमेरिकल्स आप देख लीजिएगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के न्यूमेरिकल्स देख लेने हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, राइट, मोमेंटम के साथ देखिएगा। और अगर थोड़ा सा इजी पेपर आया तो क्वांटम नंबर पे हो सकता है एक थ्योरेटिकल पार्ट आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, हालांकि थोड़ा बहुत उसमें कैलकुलेशन होता है, बट उसे बहुत ईजी ही माना जाता है। ठीक, तो ये तो बात होगी हमारे पास क्वेश्चन चैप्टर 2 को लेकर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वेटेज इज 1। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अगर आप एनसीईआरटी देखते हैं तो एनसीईआरटी में वो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 पेज में ही वो कवर अप हो जाता है, बट उसको जब पढ़ाया जाता है तो काफी सारे उसके एप्लीकेशन बहुत सारे चैप्टर्स में देखने को मिलती हैं। राइट, तो जिसमें हम सबसे पहले 2 पार्ट में इसको डिस्कस करते हैं। एक तो हो जाता है पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो आप 2019-18 का आप देखें अगर उसमें 18-17 के पेपर्स, तो इंजीनियरिंग में भी और मेडिकल में भी आप 2-3 साल के पेपर देखेंगे तो एटॉमिक नंबर 120 की पोजीशन, उसका कई बार ग्रुप नंबर, ब्लॉक पूछा गया है। तो उसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो ट्रिक जैसे मैं स्टूडेंट्स को बताता था, तो अभी बताएंगे तो टाइम लगेगा, तो अभी आप फिलहाल तो ये टॉपिक आप अच्छे से नोट कर लें, पोजीशन ऑफ एलिमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और इसके साथ जेड इफेक्टिव कैलकुलेशन वो आपको देख लेना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखकर आयंस की, उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना और मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप देख लें क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। साथ में अबव एटॉमिक नंबर 100 से नोमेनक्लेचर वाला जो पार्ट होता है वो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा सेकंड, यहां तक ये जो 4 टॉपिक्स मैंने आपको बताया, यहां तक एक क्वेश्चन कोई आ सकता है इन चारों में से, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इसके अलावा उसमें से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना, मैग्नेटिक मूवमेंट, जो कि आप देखेंगे 2-3 साल में पूछा गया है। ठीक, इसके अलावा नोमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, जेड इफेक्टिव कैलकुलेशन, इनमें से ठीक है एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें जो सेकंड पार्ट होता है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का होता है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कुछ लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी बोलते हैं, बट दोनों में डिफरेंस होता है, हालांकि बुक्स वगैरह में दोनों एक ही लिखा रहता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी एप्लीकेशन जरूर देख लीजिएगा, और साथ में आयोनिक रेडियाई। ठीक है, तो इन चारों में से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहेगा हमारे लिए, एक बार आयनाइजेशन एनर्जी और आयोनिक रेडियाई देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर हो गया, 3 साल के पेपर आप देखिए, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, द मोस्ट वेटेज पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो आप देखेंगे 2018 में 5 to 6 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ही पूछे गए थे। केमिकल बॉन्डिंग इस साल का देखें 4 से 5 क्वेश्चन, मतलब 2019 में 4 to 5 क्वेश्चंस। सो दे में आस्क यू दैट डायरेक्टली, अगर हम इन दोनों को ऐड करें सो 7 to 8 क्वेश्चन में भी इस साल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और इसके कुछ टॉपिक तो फिक्स हैं जिसमें नीट में क्वेश्चन आना ही आना है, पूछा ही जाता है। राइट, तो मैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं, जैसे हाइब्रिडेशन हो गया। हाइब्रिडेशन के लिए बहुत सारे फैकल्टीज आप लोगों को ट्रिक्स वगैरह भी बताते हैं, जैसे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो, अगर इलेक्ट्रॉन 8 से कम है 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, तो 8 से ज्यादा है 18 तक है तो फिर आप उसको 8 से 56 तक है तो उसको आप
8 से डिवाइड कर दीजिए, 56 से ज़्यादा है तो 18 से डिवाइड कर दीजिए, जो नंबर आएगा वही क्या कहलाता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा। ठीक है, लोन पेयर निकालना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल माइनस सराउंडिंग एटम कर दीजिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आइसो स्ट्रक्चरल कौन कौन से हैं, ठीक है, शेप प्रिडिक्ट करना आना चाहिए, ये सारी बातें। और इसमें एक लास्ट पार्ट हम पढ़ते हैं एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, राइट। तो एमओटी में देखिए एक तो बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी, उसके बहुत सारे कंसेप्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो एमओटी अच्छे से आपको कवर कर लेना, एक क्वेश्चन उसमें से पूछा जा सकता है। तो एमओटी में बॉन्ड ऑर्डर तो सबसे पहले हमको निकालना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर के लिए भी बहुत ट्रिक है, हालांकि इस पूरे चैप्टर में बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, बट अभी फिलहाल मैं मेंशन नहीं करना चाहता क्योंकि ये लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए जो जो मेरे को याद आ रहा है मैं तुरंत आपको बता रहा हूँ डायरेक्टली। तो एमओटी के लिए बॉन्ड ऑर्डर जो हम यूज करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 14:3 होता है, 14 इलेक्ट्रॉन्स अगर है 3, अब एक नंबर इंक्रीज करें डिक्रीज करें इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0.5 कम होती आती है। तो ये भी एक ट्रिक है, आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी केमिकल बॉन्डिंग की। 3 क्वेश्चन का वेटेज रखा गया है, तो इसे आप अच्छे से फोकस करें, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। गैसेस स्टेट की बात करें तो गैसेस स्टेट में एक ही क्वेश्चन रखा गया है, एक आ सकता है, राइट। तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाइक डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमको आना चाहिए, कैलकुलेशन उसमें भी गैस का टोटल आ जाए। ग्राम्स लॉ, डिफ्यूजन इफ्यूजन, तो रेट के जो रिलेशन होते हैं वो अच्छे से कवर कर लेना, बहुत इजी टॉपिक है। रेट्स के सारे फॉर्मूले आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। फिर हम जो स्पीड्स के बारे में पढ़ते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड, उनके रेशो आप अच्छे से देख लीजिएगा, रूट मीन स्क्वायर, ये सारे एवरेज वगैरह स्पीड जो है। इसके अलावा आपको कवर करना है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। पिछले साल कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर पे क्वेश्चन भी पूछा गया था Z, तो उसके न्यूमेरिकल एक बार देख लीजिएगा। और उसके साथ में हम जो कंडीशन पढ़ते हैं फॉर रियल गैसेस, 4 कंडीशन होती हैं, है ना, लो प्रेशर, मॉडरेट, हाई, ये सब, तो उसको एक बार कवर कर लेना है आपको, ठीक। तो ये तो बात होगी गैसेस स्टेट को लेकर। नेक्स्ट अब हम आते हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। सो इन थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री द वेटेज इज 2, राइट। तो मैंने इसमें दोनों में एक एक क्वेश्चन रखा है, एक थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट में और एक थर्मोकेमिस्ट्री के पार्ट में। अब देखो नीट वाले बच्चों को इतना वो एग्जामिनर डराता नहीं है कि आपको कितना खतरनाक न्यूमेरिकल दे दिए थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। बट तो भी इसमें ऑन एन एवरेज न्यूमेरिकल तो पूछा ही जाएगा। थ्योरेटिकल की बात तो आप भूल जाइए कि अब कोई थ्योरेटिकल पार्ट इसमें पूछा जाएगा। अब इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको कवर कर लेना है, उसमें वर्क कैलकुलेशन वाला, ओके। मोस्टली रिवर्सल एंड रिवर्सल जो प्रोसेस होती है फॉर आइसोथर्मल, उसके लिए आप जरूर देख लीजिएगा। साथ में डेल्टा एच डेल्टा यू, ठीक है। तो हम जो उसमें यूज करते हैं डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू का रिलेशन वाले जो जितने भी न्यूमेरिकल है, ठीक, वो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा मोस्टली फोकस करिएगा इस साल के लिए एंट्रोपी पे, क्लियर। और अब अगर हम बात करें थर्मोकेमिस्ट्री वाला, जो इसी का एक और पार्ट है, ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री, तो उसमें इंथैल्पी कंबशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और उस टाइप के न्यूमेरिकल आपको कर लेने सॉल्व, जिसमें बॉन्ड एनर्जी का डेटा गिवन होता है, जिसमें हम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, राइट। तो ये चीजें आपको कवर करनी है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है इक्विलिब्रियम, ओके। अब इक्विलिब्रियम को भी 2 पार्ट में पढ़ाया जाता है, केमिकल एज वेल एज आयोनिक। अब इसको भी मैंने 2 वेटेज रखा है, 2 क्वेश्चन का वेटेज रखा हुआ है, 8 मार्क्स का रखा हुआ है। तो इक्विलिब्रियम पे भी 2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं, केमिकल और एक आयोनिक। अब केमिकल वाले पार्ट में जब हम बात करते हैं तो टोटल मोल्स, कॉन्सेंट्रेशन निकालना रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का या टोटल, राइट। केपीकेसी इस बार इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ तो भी जो प्रेशर वाले क्वेश्चन रहेंगे, पार्शियल प्रेशर निकालो, प्रेशर एक बार जरूर उनको फोकस कर लीजिएगा। अदरवाइज मोल्स वगैरह निकालना, कॉन्सेंट्रेशन निकालना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में ली चैटलियर प्रिंसिपल आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, सारे उसके पोस्टुलेट्स देख लेने हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ओके। और इसके साथ अगर हम आयोनिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो उसमें ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो है, जिसके लिए हम आयोनिक इक्विलिब्रियम में बात करते हैं पीएच कैलकुलेशन, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, तो उसको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। पीएच कैलकुलेशन फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। एक्सेप्शन उसमें याद रखिएगा, हालांकि आयोनिक इक्विलिब्रियम का नाम ही एक्सेप्शन अगर रख दिया जाए तो ज्यादा बेटर होगा, क्लियर। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में वो बात करनी सबसे पहले आपको, जिसमें हमको पीएच कैलकुलेट आना चाहिए। साथ में पीएच कैलकुलेशन फॉर सॉल्ट, वो आपको देख लेना है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला पोर्शन। और लास्ट में नीट का काफी मतलब फेवरेट हम बोल दें टॉपिक जो रहता है सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। ये नीट के लिए मैं बता रहा हूं, अगर अदरवाइज अगर हम देखें इंजीनियरिंग में तो उसमें बफर सॉल्यूशन पे ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है। तो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट पे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी आप लोगों को अच्छे से फोकस करना है, ठीक।
नेक्स्ट हम बात करें, आ जाता है रेडॉक्स, छोटा सा चैप्टर है, हालांकि बहुत साल हो गए इसमें कोई बैलेंसिंग वगैरह को लेकर कोई क्वेश्चन आया नहीं, ना ही अभी आएगा जहां तक है। हाँ, तो इसमें भी हम दो पोर्शन बात कर लेते हैं। एक तो होता है इक्विवेलेंट वेट कंसेप्ट कैलकुलेट करना, तो इक्विवेलेंट वेट निकालना आपको आना चाहिए, और दूसरा रेडॉक्स पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट पे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ईजी था, वो बीआर वाला एक डायग्राम बनाकर दिया गया था, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। आई होप सबका करेक्ट हो गया होगा। तो ये हो गया हमारे पास रेडॉक्स 1। अब आते हैं हम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन चैप्टर की अगर बात करें तो हाइड्रोजन चैप्टर में पूरा इनऑर्गेनिक का है, हालांकि इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपको कर लेना है प्रिपरेशन मेथड, हाइड्रोजन की प्रिपरेशन मेथड, और कौन सी प्रिपरेशन मेथड, 100% प्योर हाइड्रोजन की प्रिपरेशन मेथड सभी स्टूडेंट्स को कवर कर लेनी है। ठीक है, इसके अलावा इसमें इंडस्ट्रियल जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ H2 होता है वो भी आपको कवर कर लेना है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर हम हाइड्रोजन को लेकर बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाता है प्यूरिफिकेशन मेथड फॉर हार्ड वाटर, तो उसको लेकर आपको कौन कौन से प्रोसेस हैं वो आपको देख लेना है, तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट ईयर उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब हम बात करें एस ब्लॉक को लेकर, तो एस ब्लॉक में स्टूडेंट्स को समझ में आता है सर पढ़ना क्या है। एस ब्लॉक में देखिए, सबसे पहले आप लोगों को एक बात ये याद रखनी है कि एस ब्लॉक में जितने भी ट्रेंड्स हैं, ट्रेंड्स का मतलब स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, ये मैंने बहुत सारी ट्रिक्स स्टूडेंट्स को बताई थी, कार्बोनेट, सल्फेट्स, ठीक है, नाइट्रेट, इन सब की आपको अच्छे से स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड याद कर लेना है, रट लेना है अच्छे से। ठीक है, और दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ठीक, इतनी बातें आपको कवर कर लेनी। एस ब्लॉक में वेटेज 1 ही रखा गया है, मतलब एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करें पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक एक ऐसा चैप्टर है, कुछ स्टूडेंट तो देखकर ही छोड़ देते हैं, या बोलते हैं सर एक बार और रिवाइज करा दो, एक बार और रिवाइज करा दो। कितनी बार भी रिवाइज करो उनको डाउट रहता ही है, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है, स्टूडेंट्स को लगता है सर इसको कवर कैसे करना है। तो उसी चीज को मैं आपको इजी करके बता रहा हूं कि पी ब्लॉक में पढ़ना क्या है। अब देखो, पी ब्लॉक 13 to 18 में जो इवन नंबर वाले ग्रुप होते हैं हमारे पास 14, 16, 18, इसमें से क्वेश्चंस पूछने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट बहुत कम होती है, 20 to 30% आ सकता है। मतलब जो कई बार रिपीट हो जाते क्वेश्चन, तो नए क्वेश्चन बनाने के लिए, नए लेवल के, अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाने के लिए, फ्रेम करने के लिए दे दिया जाता है 14, 16, 18 से। बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ग्रुप होते हैं वो रहते हैं ऑड नंबर वाले 13, 15 एंड 17। राइट, अब देखो 13 में आपको क्या कवर करना है। 13 में बोरॉन के बारे में कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन है, उसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, उनकी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उसके, और उसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन वो आपको कवर कर लेनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, मूव करें, तो ग्रुप नंबर 14 जो हमारे पास आता है कार्बन फैमिली। राइट, तो कार्बन फैमिली में हमारे पास कार्बन के लिए हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं, ग्रेफाइट की सारी प्रॉपर्टीज एक बार आप याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोप में जो आता है। इसके अलावा सिलिकेट्स आप देख लीजिएगा। ठीक है, कितने टाइप के सिलिकेट्स होते हैं उसकी भी ट्रिक होती है, वो सारी बातें आपको देख लेनी है। ठीक है, इसके अलावा निक्टोजेंस ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली, तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और इसकी केमिकल रिएक्शन सभी को अच्छे से फोकस करनी है। इसके अलावा ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस 7 है, वो आपको याद कर लेने हैं, HOP हॉप और M। ठीक है, तो ये 7 होते हैं, ट्रिक बताई थी मैंने स्टूडेंट्स को, अभी मेरे से मतलब मैंने आपको बता दिया, बट आप पूरे एक बार ऑक्सो एसिड्स कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये हो गया ग्रुप नंबर। अगर हम बात करें 16 में, तो ऑक्सीजन सल्फर, तो ऑक्सीजन सल्फर में सल्फर के लिए सल्फ्यूरिक एसिड और ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, तो वो आपको कवर कर लेने, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। ठीक, इसके अलावा ग्रुप नंबर 17 की अगर हम बात करें हैलोजेंस की, राइट, तो हैलोजेंस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट ट्रेंड, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट ट्रेंड और ऑक्सो एसिड्स। तो हैलोजेंस के भी ऑक्सो एसिड आपको एक बार देख लेने हैं। और रही बात लास्ट वाला ग्रुप नंबर जो 18 है, तो 18 इतना खास है नहीं, क्योंकि उसमें से एक लौता ही एलिमेंट है जिनॉन जो कोई रिएक्शन वगैरह शो करता है। तो इसमें जिनॉन फ्लोराइड्स आपको देख लेने हैं, जिनॉन फ्लोराइड्स इंपॉर्टेंट कंपाउंड, उनकी प्रिपरेशन, और साथ में रिएक्शन विद वाटर आपको देख लीजिए, जिसमें आपसे हाइड्रोलिसिस से बेस्ड पूछा था कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्लियर, तो ये बात हो गई हमारी पी ब्लॉक की। क्लियर, अब हम आ जाते हैं ऑर्गेनिक के पार्ट में। अब देखो, ऑर्गेनिक के पार्ट की अगर हम बात करें तो पिछले साल ऑर्गेनिक में क्या हुआ था कि 2 ऐसे चैप्टर्स थे जिसमें से क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया। मतलब अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डायरेक्टली बात करें तो एक तो था हमारा हेलोएल्केन, हेलोएरिन, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया डायरेक्टली, और दूसरा था एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें से कोई डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हाँ, एक और चैप्टर था डी एंड एफ ब्लॉक इनऑर्गेनिक का, उसमें से भी नहीं आया था डायरेक्टली कोई क्वेश्चन।
बट अभी मैंने सबको एक एज अ एवरेज प्रोवाइड किया हुआ है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं इस वेटेज के, ठीक है। तो इसलिए मैंने सबको मार्किंग की। ऐसा नहीं कि आप बोले कि सर नितिन सर ने तो बोला था कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही नहीं तो हम क्यों पढ़ें, राइट। तो मैंने सबके लिए किया है, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सब चीज फोकस करनी और जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं उन पे ज्यादा फोकस करना है। अब ये नहीं कि जरूरी कि इसी पे ही क्वेश्चन आएगा, तो ये मैंने वीडियो के लेक्चर में स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है कि सुने सबकी करें खुद की, ठीक है। तो कैसी लगी बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, तो अब अगर हम बात करें तो जीओसी आ गया हमारे पास। अब जीओसी तो ऑर्गेनिक का सबसे पहला बेसिक पार्ट ही होता है और ये कई मतलब दिनों तक ये चलता है चैप्टर। स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि सर जीओसी के अंदर कितने पार्ट्स हैं या इसके लिए अंदर कोई और भी चैप्टर्स हैं क्या। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ही है, उसमें कई सारे टॉपिक्स आते हैं। अब उसमें क्या क्या करना है, अब नोमेनक्लेचर। अब देखो नोमेनक्लेचर आपको 3 जगह पढ़ना होता है। एक तो ये ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर है ही, इसके अलावा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में नोमेनक्लेचर था अबव एटॉमिक नंबर 100, और तीसरा पार्ट आता है आपका नोमेनक्लेचर का कहां पर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, ठीक है। आईपीसी नेमिंग करते हैं। अब आप देखोगे अगर तो पिछले साल कोई भी नोमेनक्लेचर पे क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, बट तो भी आपको एक बार नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक का स्पेशली एक बार कवर कर लेना है। क्लियर? ओके, तो पहला पार्ट यही हो गया नोमेनक्लेचर। 3 क्वेश्चन का वेटेज रखा गया है, ठीक है। तो कौन कौन से टॉपिक में बता रहा हूं ध्यान सुन लो। पहला तो नोमेनक्लेचर हो गया, वो कवर कर लेना है आपको। इसके अलावा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक बार जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, चांसेस हैं इस बार क्वेश्चन उसमें से पूछे जाए। ओके, और इफेक्ट्स जितने भी होते हैं हमारे पास, कौन कौन से इफेक्ट होते हैं क्या आप लोगों को मालूम है? इन शॉर्ट में बता देता हूं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ये रहे हमारे पास टोटल 6 इफेक्ट। अमर है, AMRHEI, अमर है, राइट। A stands for aromatic, M stands for mesomeric, R resonance, H hyperconjugation, E electromeric and I inductive effect, राइट। तो ये हमारे पास टोटल इफेक्ट होते हैं, तो इस पे बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। तो ये हो गया हमारे पास इफेक्ट्स पे बेस्ड। अब इफेक्ट हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एक तो मेसोमेरिक आपको देख लेना है M, और एक इंडक्टिव, राइट। तो ये 2 इफेक्ट आप अच्छे से कवर कर ले। रेजोनेंस भी देखिएगा, रेजोनेंस पे बेस्ड पूछा जा सकता है कौन रेजोनेंस शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब इफेक्ट से एक बार सारे आपको रिवाइज कर लेने हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट हो गया इसका हमारे पास नोमेनक्लेचर, दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और तीसरा इफेक्ट्स। फिर आती है बात हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस SN1 SN2। ये अच्छे से सारे स्टूडेंट्स को कवर कर लेना क्योंकि इसका आगे चल के एप्लीकेशन काम में आएगा हेलोएल्किन हेलोएरिन के पार्ट में, ठीक है। और भी चैप्टर है उसमें काम आएगा। तो SN1 SN2 रिएक्शन साथ में एलिमिनेशन रिएक्शन आपको कवर कर लेनी है, ठीक है। इसके अलावा डीब्रोमिनेशन एंड डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, ये सभी स्टूडेंट्स को पढ़ लेना है, ठीक है। तो इतनी बातें आप जीओसी में कवर करें, ठीक है। और जीओसी की जो एप्लीकेशन है वो आगे के चैप्टर्स में मैं आपको बताता हूं, ठीक। अब बात आती है हमारे पास नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन। 2 क्वेश्चन का वेटेज रखा गया, 8 मार्क्स। हाइड्रोकार्बन, अब हाइड्रोकार्बन एल्केन एल्कीन अल्काइन। अल्काइन इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, तो उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, बट उसके भी 1-2 टॉपिक मैं आपको बताता हूं, ठीक है। और एरोमेटिक। तो सबसे पहले तो इस पूरे चैप्टर में जितनी भी साइंटिस्ट बेस्ड नेम रिएक्शन है वो सभी स्टूडेंट्स को रट लेनी है, याद कर लेनी है। साइंटिस्ट बेस्ड नेम रिएक्शन, ओके। तो याद रखें, इस बार हो सकता है कि एक साइंटिस्ट बेस्ड नेम रिएक्शन आपसे पूछ ली जाए। अब सर आप पूछेंगे सर साइंटिस्ट बेस्ड नेम रिएक्शन हमको कहाँ मिलेगी, तो 1-2 बुक हैं, जैसे प्रदीप की कोई सब्जेक्टिव बुक आप देखेंगे तो उसके लास्ट में दिया हुआ रहता है, तो उसमें तो एटलीस्ट 50-60 लिखी रहेंगी, बट आपके लिए 15-20 है। कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट बेस्ड नेम रिएक्शन मैं आपको बता देता हूं, वो आप नोट कर लीजिए। जैसे हमारे पास वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन होती है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन, रूड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, उल्मान्स रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन, फिंक्लेस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, ये रिएक्शंस आपको अच्छे से कवर कर लेनी है, ओके। अब अगर हम बात करें इसमें, तो हाइड्रोकार्बन में एल्कीन्स के बारे में बात करें, ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। तो इसमें एडिशन रिएक्शन आपको फोकस करनी है, एल्कीन्स की एडिशन रिएक्शन। रिडक्शन ऑफ अल्काइंस टू एल्कीन, मतलब प्रिपरेशन की हम बात करें, ओजोनेलिसिस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काडाइंस, ये आपको सारी बातें एल्कीन्स पे कवर करनी है, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है हमारे पास अल्काइंस, बट जैसे मैंने आपको बोला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें ओजोनेलिसिस और हाइड्रोबोरेशन आपको कवर कर लेना है, ओके। एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन, क्लियर। एरोमेटिक कंपाउंड्स में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपको पढ़ लेनी है अच्छे से,
ठीक है, तो इतनी बातें आप कवर करें। देखो ये बहुत सारी बातें होती हैं, तो मैंने इन सबको बहुत शॉर्ट में आपको करके बताया, जिसलिए आप इस पे एटलीस्ट फोकस करें। तो जब आप इस पे फोकस करेंगे तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि किस डायरेक्शन में आपको अपना सब्जेक्ट कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और एमाइंस वगैरह ये जो हमारे पास चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ओके। तो इन चारों को अगर हम ऐड कर दें तो ये मान लीजिए इस साल 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हालांकि पिछले साल तो सब में से क्वेश्चन पूछा गया था। तो एमाइंस में 1 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल्स 1 क्वेश्चन, पॉलीमर 1 क्वेश्चन एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 1 क्वेश्चन। हालांकि बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए बायोमोलिक्यूल्स तो बहुत इजी होता है क्योंकि वो काफी डिटेल में आप जूलॉजी में स्टडी करते हो, ठीक है। तो भी अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हमको क्या कवर करना है, तो वाटर पोल्यूशन एंड स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ये देख लेना है आप सभी लोगों को। फ्लोराइड का कितना होता है, लेड का, सल्फेट का, नाइट्रेट का इन टर्म्स ऑफ पीपीएम एंड पीपीबी, ये सभी लोगों को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो ये बात होगी हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को लेकर। नेक्स्ट आता है हमारे पास चैप्टर सॉलिड स्टेट, ठीक। तो अब देखिए सॉलिड स्टेट में, अब देखो सॉलिड स्टेट में भी वेटेज रखा गया है 1 क्वेश्चन का 4 मार्क्स का। अब सॉलिड स्टेट में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, देखो आप लोगों को पढ़ाया जाता है एज लेंथ एंड रेडियस का रिलेशन फॉर सिंपल क्यूबिक सेल, बीसीसी एंड एफसीसी। तो इसमें नियरेस्ट नेबर, डिस्टेंस, रिलेशन, ये सभी लोगों को अच्छे से डेरिवेशन के साथ याद कर लेना, उसमें सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैकिंग परसेंटेज वो सभी को याद ही होगा, उसको करने की जरूरत नहीं है, मतलब याद तो रखें आप, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हो गया जिसमें एज लेंथ एंड रेडियस बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, ओके। इसके अलावा फॉर्मूला मेकिंग, जो वॉइड्स को, ये वॉइड्स को लेकर उसके बेसिस में जो फॉर्मूला मेकिंग क्वेश्चन पूछा जाता है वॉइड्स को, हालांकि स्टार्टिंग में भी पढ़ाया जाता है कंडीशन को लेके, पोजीशन को लेकर कि एक एटम कॉर्नर पे है, एज लेंथ पे है, एज पे है, ठीक है, फेसेस पे है, बॉडी सेंटर पे, तो फॉर्मूला क्या होगा, नॉट टू मच इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत इजी टॉपिक हो जाता है। तो इसमें फॉर्मूला मेकिंग वॉइड्स को लेकर आ सकता है, हालांकि पिछले साल भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा रेडियस रेशियो रूल, एंड अगर इजी थोड़ा सा पेपर आया, जहां तक इजी इस बार नहीं आएगा, पिछले साल से थोड़ा सा लेवल ज्यादा रहेगा, तो मैं आपको डरा नहीं रहा, बस बता रहा हूं। इसके अलावा एग्जाम्पल्स आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेने हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के, ठीक है, जिसमें 5 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमारे कोर्स में, उन सबके एग्जाम्पल्स सभी स्टूडेंट्स को लर्न कर लेने हैं, राइट। So the next one is the solution chapter. So as I told you that कि in solution one part is a common concentration term as compared to mole concept. तो इन दोनों में एक common term आ गया है concentration terms, ठीक है, तो वो पहले ही कवर हो चुका है। इसके अलावा जब हम आगे मूव करते हैं तो solubility of liquid in liquid, सॉल्यूशन चैप्टर का नाम ही है तो लिक्विड इन लिक्विड से ही बात की जाएगी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विड सॉल्यूशन जैसे बोलते हैं। तो पहली बात तो इसका रॉल्ड्स लॉ आपको कवर कर लेना है फॉर वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल दोनों के लिए इक्वेशन, खासतौर पे प्रेशर निकालने वाले टर्म्स की, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पल आपको याद कर लेने हैं जो सिर्फ एनसीईआरटी में गिवन है, आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशंस के, ठीक है। और नॉन आइडल में भी जैसे हम जानते हैं पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन कौन शो करेगा। इसके अलावा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के एग्जांपल्स आपको याद कर लेने, क्या होता है, पिछले साल इस पे भी क्वेश्चन आया था एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पे, ठीक है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विद वेंट ऑफ फैक्टर, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं उसके लास्ट में एक और टर्म हम पढ़ते हैं वेंट ऑफ फैक्टर आई, उसकी एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब कंपैरिजन पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ जरूर उसका एप्लीकेशन देखें, ठीक है। तो ये बातें आपको कवर करनी है सॉल्यूशन चैप्टर पे, क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही अच्छा चैप्टर है, स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आता है जिनका अच्छा कैलकुलेशन है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो 3 पार्ट में पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गए, गैल्वेनिक सेल हो गया और बैटरी वाला पार्ट, राइट। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी 2 पार्ट होते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटी में हम चेक करते हैं कैथोड प्रोडक्ट एंड एनोड प्रोडक्ट, ठीक है, कॉमन हो गया, अब इतना नहीं पूछा जा रहा, ठीक है। अब इसमें जो क्वांटिटेटिव होता है जिसमें हम मास वगैरह टाइम ये सब कैलकुलेट करते हैं, वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकंड लॉ का। तो एक बार उन स्टूडेंट्स को W=Z/IT वाला फॉर्मूला जो है वो अच्छे से फॉर्मूला याद कर लेना है, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेने हैं। इसके अलावा गैल्वेनिक सेल में कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना आना चाहिए। ई सेल वाले न्यूमेरिकल हैं जो अच्छे से सॉल्व कर लेने हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड होगी बैकवर्ड होगी न्यूमेरिकल के साथ, तो दोनों बातें आपसे पूछी जा सकती हैं कि रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी आप बताएं, फिजिबिलिटी आप प्रिडिक्ट करें क्या होगी,
ठीक है। तो उसमें आपको न्यूमेरिकल भी दे देगा, साथ में वैल्यू दे देगा, और उसमें पूछेगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, या उसमें इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश रहेगा। तो ई सेल निकालना, साथ में डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना, वो न्यूमेरिकल्स जरूर देखिएगा। ओके, नस्ट इक्वेशन जो है कॉमन ही है, वो आपको देख लेना है। और इसी में नस्ट इक्वेशन में ई सेल के साथ में मेटल डिस्प्लेसमेंट वाला जो एक पोर्शन होता है न्यूमेरिकल बताया जाता है, जिसमें ये मेटल्स को डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसके आप रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू गिवन होती है, उसके बेसिस में आप बताते हैं। तो वो वाला भी पार्ट आपको कवर कर लेना है। इसके साथ डेल्टा जी पे बेस्ड न्यूमेरिकल जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है, हालांकि पिछले साल भी इस पे क्वेश्चन आया था, ठीक है, जिसमें हमको क्या यूज करना पड़ा था, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE सेल वाला प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसको भी आप उसमें कंप्लीट कर लें, प्रैक्टिस कर लें। हालांकि वेटेज एक ही रखा गया है, तो मोस्ट जो है तो ई सेल पे बेस्ड आ सकता है, ठीक है। और अगर इजी पेपर आया तो हो सकता है फिर बैटरीज पे, तो लेड स्टोरेज बैटरी एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही छोटा चैप्टर है, ठीक है। और केमिकल काइनेटिक्स के बाद रेडियो एक्टिविटी पढ़ाते हैं, हालांकि नीट में रेडियो एक्टिविटी हटा दिया गया है, बट केमिकल काइनेटिक्स का एप्लीकेशन रेडियो एक्टिविटी में देखने को मिलता है। अब केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का टी हाफ रेट कांस्टेंट, हालांकि इसमें टी हाफ रेट कांस्टेंट को लेकर पिछले साल भी न्यूमेरिकल पूछा गया था, तो टी हाफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, ये स्टूडेंट्स को अच्छे से कवर कर लेना है। केमिकल काइनेटिक्स के लिए ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसके साथ में लास्ट में हम पढ़ाते हैं इसमें थियोरेटिकल पार्ट, एक कैटलिस्ट को लेकर, उसमें 15 to 20 पॉइंट्स बताए जाते हैं कैटलिस्ट को लेकर। तो सारे कैटलिस्ट के पॉइंट, क्या क्या कैटलिस्ट करता है रिएक्शन में, वो सारी बातें आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में एक ही क्वेश्चन का वेटेज रखा गया है, तो इसमें आपको कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है, कोलाइडल सॉल्यूशन और उस पे उसकी एप्लीकेशन, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह हो गया है ना, पेप्टाइजेशन, ये सारे टर्म्स आप उसमें कवर करें सरफेस केमिस्ट्री। मेटलर्जी की बात करें तो मेटलर्जी के लिए एक काम कर लेना है, अभी तक प्रीवियस ईयर में जितने भी और बेस क्वेश्चन थे वो सारे आप एक पेपर पे लिख लें, स्टिक कर लें कहीं। और उसके अलावा एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन और एल्यूमिनियम, ये इंपॉर्टेंट होती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम, इसको काफी डिटेल में पढ़ाया जाता है। और एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन और एल्यूमिनियम के साथ में लास्ट में एक टॉपिक और होता है, हालांकि एनसीईआरटी में एक कॉलम में दिया हुआ है, कॉल्ड इलिंघम डायग्राम, कौन किसको रिड्यूस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो आपको कवर कर लेना है मेटलर्जी में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें डी एंड एफ ब्लॉक। हालांकि डी एंड एफ ब्लॉक जब आप पढ़ें तो ये 3 चैप्टर के साथ आप पढ़ें, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और एक चैप्टर और होता है सॉल्ट एनालिसिस, जिसमें हम आयंस को प्रिडिक्ट करते हैं कि किस सॉल्ट से आया होगा, ठीक है। जिसमें भी हमारे पास 2 पार्ट आते हैं, कैटायनिक और एनायनिक, ठीक है। तो हालांकि वो तो एनसीईआरटी में नहीं, उसको अलग से ही पढ़ाया जाता है, तो आपकी जो भी टीचर ने पढ़ाया होगा सॉल्ट एनालिसिस, उसको अच्छे से कवर करें। हालांकि ये स्टूडेंट्स को मैंने काफी अच्छे से समझा कर दिया हुआ है सॉल्ट एनालिसिस, और याद कराने की बहुत सारी ट्रिक्स भी बताए हैं उसमें। तो डी एंड एफ ब्लॉक, हालांकि पिछले साल इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बट डी एंड एफ ब्लॉक के लिए आपको क्या कर लेना है, आयनिक रेडियाई का ट्रेंड आप सभी लोग याद कर लें, ठीक है। इसके अलावा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयनेशन एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, ये ट्रेंड्स वगैरह आपको याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा इसमें 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, उनकी केमिकल रिएक्शन, K2Cr2O7 और KMnO4, इनकी प्रिपरेशन मेथड, रिएक्शंस, ये सभी स्टूडेंट्स को याद कर लेनी है, ठीक है। और एक्सेप्शनल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन वगैरह होती है, 1-2 बार उनको भी देख लीजिएगा जितनी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बात होगी हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक। अब आ जाते हैं हम अपने प्यारे राज दुलारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, ठीक है, क्योंकि इसमें कई मतलब प्रीवियस ईयर्स में कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले आइसोमेरिज्म वगैरह, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें नोमेनक्लेचर इस साल जहां तक नहीं पूछा जाएगा, तो सबसे पहले हम बात करें आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म पूरा इसका कंप्लीट कर लेना है आपको, ठीक। इसके अलावा वर्नर थ्योरी जो है, वर्नर थ्योरी में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो रहते हैं प्रॉब्लम, कि अगर ये इस AgCl3 के साथ रिएक्ट करेगा, AgCl के साथ रिएक्ट करेगा, एक नया पीपीटी बनाएगा, राइट, या BaSO4 के साथ रिएक्ट करता है, तो ये वाइट पीपीटी वगैरह बनाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो थे न्यूमेरिकल, उस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं, ठीक। VBT हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन के साथ में, हालांकि इसकी बहुत सारी ट्रिक होती है, हाइब्रिडेशन के साथ में इनर ऑर्बिटल कौन है, आउटर ऑर्बिटल कौन है, ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन सा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन सा है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। CFT जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसमें इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करना T2G सेट और EG सेट में, वो आपको आना चाहिए, पिछले साल इसी पे बेस्ड क्वेश्चन था। CFAC कैलकुलेशन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेशन, ये फॉर्मूला सभी स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए। इसके अलावा स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड जो लास्ट में पढ़ाया जाता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन
कम स्टेबल है। तो ये बात होगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। नेक्स्ट अगर हम बात करें हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन्स, ठीक है। तो पिछले साल हालांकि इसमें से कोई डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बट हाँ इसके एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो हेलो एल्केन हेलो एरीन में क्या करना है आपको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सभी स्टूडेंट्स को मैं पहले ही बोल चुका हूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन जो हम जीओसी में पढ़ते हैं उसका मेन एप्लीकेशन आपको इसी में मिलेगा, तो वो अच्छे से आपको कवर कर लेना है। तो ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। SN1 और SN2 की रिएक्टिविटी ऑर्डर आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और सेंडमेयर रिएक्शन और DDT एक बार जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन, इस पे एक दो इसकी रिएक्शन जरूर देखिएगा, मिल जाएगी बहुत इजी, ठीक है। तो इतनी बातें आपको कवर करनी है हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में, ठीक। एक क्वेश्चन का वेटेज रखा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर, ठीक है, अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो आइए अल्कोहल फिनॉल ईथर में एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स, ये स्टूडेंट्स को कर लेना है, जो कि हम इफेक्ट्स में ही पढ़ा देते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट्स में, ठीक है, उसको अप्लाई करके। तो वो आपको चेक कर लेना है, ठीक है। इसके ट्रेंड्स वगैरह देख लेने हैं आपको। एंड टेस्ट फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, लुकास टेस्ट जो होता है, विक्टरमेयर टेस्ट और हॉट कॉपर के साथ जो टेस्ट करवाए जाते हैं। और इसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें क्या होता है कि सपोज एक कंपाउंड दिया, फिर उसमें किसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराया, एसिड हो गया, बेस हो गया, फिर X मिलता है, फिर उसको रिएक्ट कराया, Y मिला, फिर रिएक्ट कराया, Z मिला। तो इस टाइप वाले जो न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर के हैं, तो एक बार जरूर आप देखिएगा। प्रीवियस ईयर में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप 2008 का पेपर देखेंगे तो एग्जैक्टली 2018 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2009 का पेपर देखेंगे तो एग्जैक्टली 2019 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। सो आई होप समझदार तो आप है ही, 2010 का पेपर आपको देखना पड़ेगा, हो सकता है 2 क्वेश्चन वापस आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें आता है हमारे पास एनिसॉल प्रिपरेशन, वो आपको देख लेना है। डाइथाइल ईथर की प्रिपरेशन आपको देख लेना है और साथ में ग्लाइसरॉल देख लेना है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इतने टॉपिक्स हो जाएंगे अल्कोहल फिनॉल और ईथर में, ठीक। आइए अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी वाला जो पार्ट होता है वो उसको अच्छे से कवर कर लेना है, साथ में उसका इंडक्टिव इफेक्ट पे कि कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है, उसके ट्रेंड्स वगैरह आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। इसके अलावा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, ये याद रखिए, इसमें से हो सकता है एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड देयर रिएक्टिविटी ऑर्डर। फिर हम बात करें ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टोलेंस रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन, बेंटिक सॉल्यूशन, इन सब पे। और इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आता है एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल रिएक्शंस, आपको देख लेनी है। कैनिजारो एंड क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस, ये इंपॉर्टेंट होती है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। इसको सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से फॉलो करना है। इसके अलावा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो मैं पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो ये बातें होगी हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की। नेक्स्ट अमाइन, इन सब पे मैंने अभी आपको बताया बेटे, 1-1 हम लेके चल सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन में नाइट्रो एल्केन्स आपको देख लेने हैं, नाइट्रो एल्केन्स उनकी प्रॉपर्टी रिएक्शन। इसके अलावा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस, ये आपको करना है, ठीक है। बेसिक जैसे हम इंडक्टिव इफेक्ट में एसिडिक स्ट्रेंथ बताते कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसी तरह बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस आपको देख लेना है। टेस्ट फॉर एमाइंस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस, वो देख लेना है। और साथ में एक और टॉपिक इसमें पढ़ाया जाता है डाइजोनियम सॉल्ट, तो सारे स्टूडेंट्स को डाइजोनियम सॉल्ट भी कवर कर लेना है, उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और कपलिंग रिएक्शन अच्छे से पढ़नी है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें बायोमोलिक्यूल्स, तो बायोमोलिक्यूल्स में देखिए कार्बोहाइड्रेट जो पार्ट है पहला तो वो करिए, और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन अगर फ्रेम किए गए तो उसमें ग्लूकोज की रिएक्शन लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ दी जा सकती है। तो हो सकता है वहां पे अल्कोहल फिनॉल का जो पार्ट है वो यहाँ ग्लूकोज से आपको मिल जाए, एल्डिहाइड का पार्ट यहाँ से ग्लूकोज में दे दिया जाए रिएक्शन का, तो आपको ग्लूकोज की रिएक्शन देख लेनी है, ठीक है। अदरवाइज ये बायोमोलिक्यूल्स तो स्टूडेंट्स का काफी स्ट्रांग होता है मेडिकल वालों का, क्योंकि वो काफी डिटेल में पढ़ लेते हैं बायो में, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें तो भी आपको फोकस कर लेना है, इसमें ग्लूकोज की रिएक्शन कवर कर लेनी है, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड एक बार जरूर पढ़ कर जाएं, राइट। नेक्स्ट बात करें पॉलीमर, तो पॉलीमर में 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है हमारे पास मोनोमर बता दो इसका, और अगर ये मोनोमर है तो इसका पॉलीमर क्या होगा, राइट। तो बहुत इजी है, एक बार आपको इसको रटना पड़ेगा जरूर, ठीक है। और लास्ट हमारा टॉपिक बचता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, बट तो भी ड्रग्स वगैरह, सोप एंड डिटर्जेंट वगैरह आप जरूर पढ़ लें। और ड्रग्स में भी तो जैसे आप जानते हैं कोविड-19 हो सकता है 26 जुलाई तक कोई नई वैक्सीन डेवलप हो जाए, तो उस ड्रग का नाम आपको याद कर लेना है, ठीक है।
तो इतनी बातें आपको केमिस्ट्री में कवर करनी है। जो जो टॉपिक्स आपको बताए गए मैंने थोड़ा सा स्पीडली आपको इसलिए बताया जिसलिए वीडियो थोड़ा शॉर्ट बने। ऐसा ना हो कि हम 1-1.5 घंटे के में सारे टॉपिक्स लिखता जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता तो आपको देखने में थोड़ा बोर होता, तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट किया। आप वीडियो को पॉज करके सारे पॉइंट्स आप अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट ऑफ लक।